हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जापानीज़ इम्पीरियलिज़म अर्थात जापानीज़ साम्राज्यवाद के बारे में। जब हम साम्राज्यवाद के बारे में जब हम बोलते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जब शक्तिशाली देश एक दुर्बल देश को डोमिनेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, कंट्रोल करते हैं मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और कल्चरली, तो इसको साम्राज्यवाद कहलाते हैं। और यहाँ पे लेनिन बोलते हैं कि जब एक शक्तिशाली देश बहुत ज़्यादातर पूंजीवाद हो जाता है तब बहुत साम्राज्यवाद भी होने के वहाँ पे चांसेस है। और यहाँ पे हम बात करेंगे जापानीज़ इम्पीरियलिज़म के बारे में। बट बिफोर दैट जो इम्पीरियलिज़म है अर्थात जो साम्राज्यवाद है, इसको एक शक्तिशाली देश को साम्राज्यवाद क्यों होना ज़रूरी है या क्यों होते हैं यूजुअली, तो ये बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश किए हैं। यहाँ पे जो ब्रिटेन के केस पे जो स्कॉलर है जे हॉब्सन, वो बोलते हैं कि जो ग्रेट ब्रिटेन है ये एक एक्सेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, मतलब मैन्युफैक्चर करने वाला कैपेसिटी होता हुआ ये एक देश है जो बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर करते थे और उनके पास बहुत कैपिटल भी है, पैसा था। तो यहाँ पे जो इन्वेस्ट करने वाले जो होते हैं लोग, तो वो इन्वेस्ट करने के लिए उन लोगों के पास कोई भी एरियाज़ नहीं था, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे जो इन्वेस्ट कर सके। तो अपने अपने जो जो लोग हैं वो नाउ दे स्टार्टेड टू गो फॉर अनदर फील्ड्स, जो मतलब दूसरे देशों पे जाके दे वर फोर्स टू सीक फॉर अदर एरियाज़, अदर न्यू एरियाज़। तो जो नया एरिया है वहाँ पे जाके उन लोगों को इन्वेस्ट करना ये ज़रूरी बन गया। तो विद इन टाइम जो ये बैंकर्स है, जो ये फाइनेंसर्स है, ये राजनीति या क्या बोलते हैं उसको, कूटनीति अपना के वो अपना कंट्रोल जो है एक्सपैंड करते रहे और बाद में जाके वो एम्पायर एस्टैब्लिश भी कर लेता है। जो ये वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी या जो स्कॉलर्स है जो बोलते हैं कि जो कॉलोनियल, स्पेशली द कॉलोनियल राइटर्स जो बोलते हैं कि यहाँ पे जो वाइट को, एक यूरोपियंस को एकदम बर्डन हो गया कि अनसिविलाइज लोगों को सिविलाइज करने में, तो ये जो व्यू है इसको ये जे हॉब्सन का व्यू कम्प्लीटली नकार देता है। और दूसरे जो स्कॉलर है कार्ल्टन हेस, वो बोलते हैं कि इट वाज नॉट जस्ट इकोनॉमिक कॉज, यहाँ पे नेशनल प्रेस्टीज की भी बात वो लाते हैं। वो बोलते हैं कि उन लोगों को अपना जो नेशनल प्रेस्टीज, जो जातीयता प्रेस्टीज है, वो एक्सपैंड करना चाहते थे, वो बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए वो इम्पीरियलिस्ट अर्थात साम्राज्यवाद बन गए। यहाँ पे जापानीज़ की केस में, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट जापानीज़ इम्पीरियलिज्म, जापानीज़ साम्राज्यवाद, तो जापानीज़ के केस पे यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ई टैनिन और ई योहान ने आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश किया है। यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि उनको जो वाइट इम्पीरियलिज्म है, जो चाइना में उन लोगों का वाइट इम्पीरियलिज्म ऑलरेडी एग्जिस्टेड था, जो यूरोपियंस का साम्राज्यवाद है वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड था, तो उनको हटाने के लिए जापान एक साम्राज्यवादी देश बन जाता है। तो ये एक व्यू है जो ओ टैनिन और ई योहान ने दिया है, क्योंकि जो जापान जो है साम्राज्यवाद होना आफ्टर द वॉर विद चाइना ही, मतलब जो चाइना के साथ जो युद्ध हुआ है उसके बाद ही वो साम्राज्यवाद होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे उसका बैक, तो यू कैन सी इन द मैप, ये जो रेड वाला पोर्शन है यहाँ पे, ये जो रेड वाला पोर्शन है ये है जापान, और पहले उसके वो लड़ाई होता है चाइना के साथ, फिर बाद में रशिया के साथ लड़ाई होता है, और फिर बाद में वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपना लेता है। तो यू कैन सी उसका एक्सपेंशन विद इन टाइम पीरियड, और बाद में जाके विद द एंड ऑफ विद द डिफीट ऑफ जर्मनी वो जापान को भी सरेंडर करना पड़ जाता है। वी विल टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड है इम्पीरियलिस्ट होने के आगे कैसा था जापान, उसका थोड़ा हम उसको भी देखेंगे। तो पहले जो है जापान टोकुगावा रूल था वहाँ पे, और स्ट्रिक्ट ऑर्डर था, एक फ्यूडल किस्म के
परिवेश था, फ्यूडल स्टेट था। और फिर यहाँ पे जापान जो है चाइना की तरह पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन एक्सेप्ट किया, और जस्ट लाइक चाइना उनको भी वेस्टर्न वर्ल्ड से उतना लेना देना नहीं था, और मतलब ट्रेड होता था बट अमॉन्ग द चाइनीज़ और कोरियंस, लेकिन जो यूरोपियंस है उसके साथ उतना ज़्यादा उन लोगों का लेन देन नहीं था। यहाँ पे जो समुराइज़ है वो बहुत लॉयल थे, उनके जो किंग्स उसके प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल थे, और वो एक पीसफुल एम्बियंस रख के चलते थे। और यहाँ पे दे अवॉइडेड सिविल वॉर। अगर चाइना के केस पे देखो तो बहुत ज़्यादा गृह युद्ध भी हमें देखने को मिलते हैं, बट इन केस ऑफ जापान वो उन्होंने बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश किया है ये गृह युद्ध। और तो द सोसाइटी वॉज लाइक समवट लाइक दिस। यहाँ पे जो सिंस इट वॉज अ फ्यूडल स्टेट, तो यहाँ पे आप लोग हायरार्की जो है वो देख सकते हैं। एम्परर, नीचे आते हैं शोगुन, दाइम्यो, समुराइज, पेजेंट, मर्चेंट जो लोअर लेवल में और होते थे। तो ये सब है सोशल स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो आइसोलेशन है, जो पॉलिसी है आइसोलेटेड होना, ये जापान ख़त्म कर देता है। Japanese had almost no contact with the industrial nation during the period of isolation. They continued, however, to trade with China and Dutch traders from Indonesia. वो इंडोनेशिया के थ्रू जो डच ट्रेडर पूरे यूरोप के साथ नहीं, लेकिन शुद्ध डच के साथ वो इंडोनेशिया से वो ट्रेड करते थे। और सिंस ट्रेड वॉज गेनिंग इम्पोर्टेंस, अब जो जापान है वो जापान के भीतर भी वहाँ पे मतलब ट्रेड होता था और आउटसाइड भी ट्रेड होता था। तो यहाँ पे दूसरे साइड देखें तो वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, यूरोपियंस जो है वो ट्रेड के लिए बहुत दूर दूर तक जाके अपना ट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहा था, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना। ठीक है, तो यहाँ पे जो जापान है उसको भी वेस्ट ने नज़र लगाया था। तो यहाँ बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ये सब ऑफिशियली आने लगे और जापानीज़ कोस्ट के मतलब ठीक सामने आते थे और वो जाते थे, क्योंकि वो लोग को अलाउ नहीं था जापान में एंटर करने का। तो पहले बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया जापान को कि हमारे साथ भी ट्रेड करो, तुमको अच्छा होगा। बहुत जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश किया, लेकिन चाइना की तरह जापान ने भी रिफ्यूज़ कर लिया, क्योंकि चाइना भी पहले एक आइसोलेटेड पॉलिसी ही देते थे, और फिर कैंटन से उन लोगों का ट्रेड होता था। मतलब जो यूरोपियंस है, जो बाहर के लोग हैं, वो इजीली चाइना घुस नहीं सकते थे। सिमिलरली जापान ने भी वही किया, जापान ने भी रिफ्यूज़ कर दिया। फिर बाद में 1853 में अमेरिकन यूएस कमोडोर मैथ्यू पेरी आते हैं 4 शिप्स लेके, और टोक्यो हार्बर में आते हैं और एक धमकी के साथ आते हैं कि तुमको हमारे साथ ट्रेड करना होगा, अगर नहीं किया तो इसका अंजाम बुरा होगा। तो इसीलिए वह ब्लैक वुडन शिप्स लेके आए, जो जापानीज़ को बहुत शॉक हो गए कि मतलब ये इतना धमकी के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे जो शोगुन है उनके पास कोई ये नहीं था, कोई चारा नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जो लेटर था वो एक्सेप्ट कर लिया। और ट्रीटी ऑफ कानागावा भी साइन होता है अमेरिका के साथ 1854 में। तो उस ट्रीटी में क्या लिखा गया है, तो अंडर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी जापान ओपन 2 पोर्ट्स। तो ठीक ट्रीटी ऑफ नैनकिन जो चाइना और ब्रिटेन ने साइन किया था, कि ब्रिटेन डिमांड करता है कि नॉट जस्ट कैंटन, लेकिन दूसरे ट्रेड भी, दूसरे 5 इंक्लूडिंग कैंटन, दूसरे 5 पोर्ट्स खोलना चाहिए। तो ठीक ऐसे ही जो अमेरिका है उन्होंने ये टर्म रखा कि नॉट जस्ट टोक्यो, बट हमें टोक्यो के साथ दूसरे पोर्ट भी ट्रेड के लिए खोलना चाहिए। तो द ट्रीटी ऑल्सो अलाउड द अमेरिकन्स टू सेट अप एन एम्बेसी इन जापान। जो जापान में एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी, वो भी होना ज़रूरी है। ये भी एक ट्रीटी था, क्योंकि उन लोगों को अलाउ नहीं था जापान में रुकने के लिए। और वंस द यूनाइटेड स्टेट हैड फुटहोल्ड, अब
यूनाइटेड स्टेट ने एक मार्क बना लिया था कि वो उन्होंने 2 पोर्ट खोल लिए थे, तो यहाँ पे दूसरे यूरोपियन देश भी आने लगे। और यहाँ पे बाय 1860 जापान लाइक चाइना हैड ग्रांटेड फॉरेनर्स। तो 1860 में अगर चाइना की बात करें तो वहाँ पे तो ऑलरेडी फॉरेनर्स ने मतलब बहुत सारे पोर्ट्स में ट्रेड करना शुरू कर दिया था, और सिविल वॉर्स भी हो रहा था इसके वजह से, जैसे ताइपिंग रेबेलियन एंड ऑल। लेकिन यहाँ पे जापान में भी बाय 1860 फॉरेनर्स आना शुरू हो गया था। और इट हैड ऑल्सो एक्सटेंडेड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट टू मेनी फॉरेन नेशन। तो ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट है, इसका मतलब ये है कि जो भी देश फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिटेन के अगर जो लोग जो है वो जापान में कुछ क्राइम करते हैं, तो वहाँ पे जो ट्रायल है वो ब्रिटेन ही करेगा, जापान नहीं करेगा। पहले ये राइट नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लेट्स से अमेरिका ने कुछ क्राइम कर दिया जापान पे, तो यहाँ पे उनका जो मतलब ट्रायल है वो जापानीज़ ही करते थे, बट ये नहीं हुआ। बाद में अमेरिका ने ही एक्स्ट्रा, मतलब ये जो एक राइट है, ये हक है, इट्स अ काइंड ऑफ हक जो अमेरिका ने डिमांड किया और जापान को देना पड़ा कि अगर दूसरे देशों का लोग अगर कुछ क्राइम करते हैं तो उसका ट्रायल दैट पर्टिकुलर देश ही करेगा। तो यहाँ पे एक तरीके से बायसनेस भी क्रिएट हो जाता है बाद में। तो ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स है वो दूसरे देशों ने डिमांड करना शुरू कर दिया, जो जापान को देना भी पड़ा। और बाद में जापानीज़ जो है वो हैप्पी, वो खुश नहीं थे। जितना भी डिसीजंस था, जितना भी काम था फॉरेनर्स आके जो कर रहा था, वो उस पर जो बहुत मतलब ना खुश थे, जस्ट लाइक चाइना। और 1867 में तोकुगावा शोगुन भी गिर जाता है और मुत्शिहो एस्टैब्लिश न्यू गवर्नमेंट, एक नया गवर्नमेंट क्रिएट कर देते हैं। और ही चोज द नेम मेजी फॉर हिज रेन विच मीन्स एनलाइटन वन, और इसको ही मेजी रिफॉर्म बोलते हैं। फ्रॉम द पीरियड 1867 टू 1912 इसको बोला जाता है मेजी एरा। और यहाँ पे जो मेजी गवर्नमेंट है ये बहुत ज़्यादा रिफॉर्म करते हैं, पुनः प्रतिष्ठा करते हैं कि बहुत, और इट इज़ सिमिलर टू सेल्फ स्ट्रेंथनिंग बट नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, क्योंकि अगर हम सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट ऑफ चाइना देखें तो वहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्रियल और मतलब वेपन मेकिंग ये इस पे ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। लेकिन ये मेजर रिफॉर्म जो है वो पूरे गवर्नमेंट, पूरे एरिया पे ही रिफॉर्म की बात लेते हैं। तो यहाँ पे आई हैव पुट एन इमेज, ये मेजर रिफॉर्म है। और मेजर रिफॉर्म का जो एरिया था आर्मी पे कि किस तरीके से मॉडर्नाइज करना होगा आर्मी, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, एजुकेशन के क्षेत्र पे भी उन लोगों ने रिफॉर्म किया। रिटन, और बड़ी बात जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों ने लाया। तो जापान जो है वो पहला एशिया में पहला देश है जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, रिटन संविधान था। ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम, इन सब चीज़ों में वो मतलब रिफॉर्म करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, मॉडर्न नेवल पावर भी वो रिफॉर्म करते हैं। एबोलिशन ऑफ फ्यूडल स्टेट जो पहले था वो अब एबोलिश्ड होता है। और एम्परर वॉरशिप इंटेंसिफाइड, बैंकिंग सिस्टम तक वो ध्यान देते हैं। तो छोटे छोटे और बड़े बड़े चीज़ों में वो लोग रिफॉर्म लाने की कोशिश करते हैं। और इन सब का जो पहले वो बहुत ज़्यादा वेस्ट जो यूरोपियन के तौर तरीके हैं उसको समझने के लिए कि क्यों इतना वो पहले ही समझ जाता है कि यूरोपियंस जो है वो पावरफुल है, तो क्यों इतना ज़्यादा पावरफुल है, तो उनको क्या पावरफुल बना देता है, वो स्टडी करते हैं। और वो डिसिप्लिन, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे चीज़ें जर्मनी से बहुत प्रेरित होते हैं। और ये जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है वो अमेरिका से प्रेरित होते हैं और अडॉप्ट भी करते हैं। और जो भी चीज़ें जो वेस्टर्न का अच्छा है वो जापान जो है वो अडॉप्ट कर लेता है। और इतना ही नहीं, लेकिन
जो स्टूडेंट है, जापानीज स्टूडेंट, उनको बाहर भी भेज दिया जाता है टू स्टडी देयर वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वेपन्स। जो वेपन्स और जो भी इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो स्टडी करने के लिए वो वेस्ट में भेज देते हैं। तो इस ऐसे वो एक तरीके से मतलब एक रिफॉर्म लाते हैं अपने देश पे। और फिर बाय द अर्ली 20th सेंचुरी, जो 1900s में जो है, बाय द अर्ली 1900s ये क्या जापान जो है वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। उनके पास कोल प्रोडक्शन होता है, रेल रोड वो बनाते हैं, और बाय 1940 जापान हैड 700 माइल्स ऑफ रेल। अब वो लोग नॉट जस्ट इन द, अगर हम इफ़ वी हैव टू कंपेयर जो चाइना का रिफॉर्म और जापान का रिफॉर्म, चाइना का रिफॉर्म सिर्फ मिलिट्री और एजुकेशन पे था, ट्रांसलेटिंग बुक्स, सिर्फ ये सब में था। लेकिन जापान का जो है रिफॉर्म वो पूरे फील्ड में ही था, इनके सोसाइटी से लेके गवर्नेंस तक, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना के, और फिर बैंकिंग सिस्टम, मिलिट्री, इन सब चीज़ों में जो रिफॉर्म है ये हुआ था, जो सक्सेसफुल रहा। और डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज सच एज शिप बिल्डिंग एंड वेपन प्रोडक्शन मेड जापान कॉम्पिटिटिव। अब जापान जो है वो खुद वेपन बनाना स्टार्ट हो जाता है, जो वेस्ट के कंपटीशन में आ जाता है। तो ये रहा मेजी रिफॉर्म, किन किन क्षेत्र में रिफॉर्म हुआ है ये। और फिर अब जाके जापान जो है साम्राज्यवाद बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इट इज़ इन अ मैटर ऑफ ओनली 30 साल के ही लगा जापान को ट्रांसफॉर्म होने में, फ्रॉम अ दुर्बल देश टू अ स्ट्रॉन्ग देश। फीलिंग प्राउड ऑफ देयर न्यू स्ट्रेंथ, जापान फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म ग्रू। उनके पास जातीयता का जो भावना है वो भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगे। और जापान लुक टू कम्पीट विथ यूरोप टू बिल्ड देयर ओन इम्पीरियल एम्पायर। अब जो है जापान वो यूरोप को अपना कॉम्पिटिटर माना, नॉट चाइना बट यूरोप। As a small island nation, Japan had few resources essential to industrial growth. Spurred by nationalism and imperialism, Japan built an empire. वो एक पूरा empire ही खड़ा कर देता है, क्योंकि उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग साम्राज्यवादी और जातीयतावाद का भावना था। अब जाके जो साम्राज्यवाद है जापान का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्टार्ट होता है 1890 से, जब जापान का वॉरशिप्स एंड अबाउट 500 वेल ट्रेन्ड एंड वेल आर्म्ड सोल्जर्स था। इट बिकेम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर इन एशिया। एशिया में जापान के जैसा बाय 1890 जापान के जैसा मिलिट्री पावर कहीं पे भी नहीं था। इट सॉट टू एलिमिनेट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट। जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट था फॉरेनर्स का, वो भी अब जापान ने बंद कर दिया बाय 1894। As Japan's sense of power grew, their intention also became more imperialistic. अब उनका पावर धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो उनके पास मिलिट्री था, उनके पास वेपन्स था, उनके पास इकोनॉमिक ग्रोथ था, इंडस्ट्रीज थे। तो इन सब चीज़ों ने जापान को बहुत पावरफुल बना दिया। एंड विद द ग्रोथ ऑफ पावर बहुत साम्राज्यवाद भी बना देता है। एज इन यूरोप, जापान एम्पायर बिल्डिंग अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग। तो यूरोप कैसे देखते थे जापान को? यूरोप को लगता था कि जापान एक ऐसा देश है जो अपने जो वीक राज्य जो है उसको शक्तिशाली राज्य बनाया। बट जापानीज जो है वो एक डिटर्मिनेशन के साथ वो आगे बढ़ रहा था, टू शो द वर्ल्ड दैट दे वर पावरफुल। वो एक शक्तिशाली देश है, ये शो करने के लिए जापान मतलब ये भावना के साथ जापान आगे बढ़ रहा था, ये डिटर्मिनेशन के साथ जापान आगे बढ़ रहा था। पहली बार जब जो साम्राज्यवाद होता है वो चाइना से स्टार्ट होता है। जब 1876 में जापान ने कोरिया के साथ कोरिया को मतलब बोलते हैं कि टू ओपन अ पोर्ट्स फॉर ट्रेड, जापानीज पोर्ट्स खोल दो ट्रेड के लिए, क्योंकि कोरिया जो है दैट वाज अ ट्रिब्यूटरी स्टेट ऑफ चाइना। जो कोरिया है वो अपने सुपीरियर जो है वो चाइना को मानते थे और वो ट्रिब्यूट्स भेजते थे चाइना को। तो कोई भी परमिशन लेना हो या कोई भी कुछ भी करना हो कोरिया को, वो ही हैड टू सीक परमिशन फ्रॉम चाइनीज़ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरी
जो देश है कोरिया, उसको मतलब जापान वॉज इंटरेस्टेड कोरिया पे, तो इसीलिए पोर्ट खोलने की कोशिश करता है कोरिया पे। लेकिन चाइना और जापान दोनों ही, मतलब चाइना भी दैट टाइम मतलब दुर्बल तो हो गया था, बट चाइना यूज टू शोकेस दैट चाइना वॉज रियली पावरफुल। तो चाइना, जो जापान एंड चाइना है, उनका सिमिलर इंटरेस्ट जो था कोरिया पे, तो इसीलिए 1885 में उन लोगों ने एक अग्रीमेंट साइन करता है कि कोई भी देश, चाइना ना जापान, कोरिया पे अपना मिलिट्री भेजेगा। लेकिन 1894 में क्या होता है कि कोरिया में एक मतलब कोरियन गवर्नमेंट वीक हो जाता है, तो ये मतलब जो प्रोटेस्ट है वो होना शुरू होता है। कोरियन जो वहाँ के कोरियन नेशनल जो है वो ये करना, मतलब प्रोटेस्ट करना शुरू कर देता है, और फिर उस प्रोटेस्ट को रिबेलियन होना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे उस रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए जो कोरियन किंग है वो हेल्प मांगते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट को। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट भी ट्रूप्स टू प्रोटेक्ट कोरियन एम्परर, चाइनीज़ गवर्नमेंट भी ट्रूप्स भेज देता है। तो दिस वाज जस्ट अ रीज़न फॉर जापान टू अटैक चाइना, क्योंकि पहले ही उन्होंने साइन किया था कि कोई भी मिलिट्री नहीं भेजेगा। तो यहाँ पे एक रीज़न बन गया जापान को चाइना में अटैक करने के लिए। तो जापान ने प्रोटेस्ट किया और कोरिया पे ट्रूप्स भेज देते हैं अगेंस्ट चाइना, और चाइना को भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो मतलब युद्ध होते हैं जिसको बोला जाता है सिनो जापानीज़ वॉर। और जापान वॉज सक्सेसफुल, और कोरिया पे भी उन लोगों ने आफ्टर दैट कोरिया पे भी मिलिट्री भेज देते हैं, और चाइना पे भी मंचूरिया कैप्चर कर लेते हैं। और 1895 में जापान और चाइना एक पीस ट्रीटी साइन करता है, जहाँ पे ताइवान जो है वो चाइना को देना पड़ता है जापान को, और पेस्काडस आइलैंड जो है वो भी देना पड़ता है जापान को। तो ये पहला कॉलोनी बन जाता है जापान का, जो ताइवान और पेस्काडस आइलैंड है वो पहला कॉलोनी बन जाता है जापान का। तो मतलब चाइना के लिए बहुत शॉकिंग था कि एक छोटा सा आइलैंड देश मतलब चाइना को जीता। ऑन द अदर साइड जापान वॉज कॉन्फिडेंट कि वो जीत गया। फिर बाद में जो रशिया के साथ लड़ाई होता है वो भी कोरिया को लेके ही होता है, क्योंकि रशिया भी कोरिया के साथ ट्रेड करना चाहता था। लेकिन यहाँ पे जो मंचूरिया एरिया है जो चाइना के अंडर में था, जो जापान ने कैप्चर कर लिया था, वो मतलब एक रशिया को, मतलब जापान जो है वो रशिया को बोलते हैं कि जो मंचूरिया है आई विल रिकॉग्नाइज एज अ रशियन, ये मतलब रशिया में रशिया का जो तो 1903 में जो मंचूरिया है वो चाइनीज़ के अंडर था, और जापान ने ऑफ़र करते हैं कि यहाँ पे रशिया का राइट होना चाहिए मंचूरिया में, लेकिन एक ही कंडीशन में कि जो रशिया है वो कोरिया की जितना भी इंटरेस्ट है उसको कोरिया पे, उसको मतलब छोड़ना चाहिए, कोरिया को अकेले छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये जो रिफ्यूज़ल है रशिया का, रशिया नहीं मानते, तो यहाँ पे जो रिफ्यूज़ल है उसको अच्छा नहीं लगता है जापान को, और फिर जापान ने एक सडन अटैक कर लेता है 1904 में, और यहाँ से रूसो जापानीज़ वॉर भी हो जाता है। लेकिन जापान यहाँ पे जीत जाता है, सिंस रशिया वॉज ऑल्सो वेरी पावरफुल एट दैट टाइम। तो रशिया को, मतलब चाइना को जीतना कुछ बड़ी बात नहीं होता है जापान के लिए, बट रशिया को जीतना वॉज अ वेरी बिग डील। और ये जो जीत है जापान का, ये जापान का जीत पूरे यूरोपियंस को ही क्या करते हैं, उसको शॉक कर देता है। और बाय 1905 जापान एंड रशिया बिगैन अ पीस निगोशिएशन एट द शिप ऑफ पोर्ट्समाउथ, जहाँ पे जो रशिया है वो मंचूरिया से विड्रॉ करना पड़ता है, एंड कोरिया से भी अलग होने की वो टर्म्स एंड ट्रीटी साइन कर लेता है।
फिर बाद में जापान कोरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है, कॉलोनी बना देता है। द वीक कोरियन किंग वाज अनेबल, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था वहाँ पे वीक था, जो कोरियन रूलर है वो वीक था, तो इसलिए उसको हटा दिया जाता है इजीली। और जापानीज़ जो जापानीज़ है वो कोरिया को कैप्चर कर लेता है और यहाँ पे नॉट जस्ट मतलब ऑक्यूपाई, लेकिन वहाँ पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है जापान। कल्चरली अगर तुम लैंग्वेज जो है वो जापानीज़ ही ऑफिशियल कर देते हैं। बहुत मतलब जापानीज़ के तौर तरीके उन लोगों को अपनाना पड़ता है। और फिर जितना भी इंडस्ट्रीज़ है वो जापानीज़ इंडस्ट्रीज़ अब कोरिया में सेटअप होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जापान का जो इम्पीरियलिज़म है ये बहुत कोरिया में जो वो जापान जो करता है ये जापानीज़ साम्राज्यवाद का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और फिर जापान का मतलब एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी होना बढ़ जाता है। और बाद में मिलिट्रिस्ट जो जापान में जो मिलिट्री पे सारा पावर मिलिट्री पे आ जाता है। बाय 1930s अंटिल द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द मिलिट्री जो है वो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंट्री। जो जापान है उसको लगता था कि वेस्टर्न जो चाइना में, क्योंकि उनका जो आइडिया मतलब इंटरेस्ट है वो चाइना में भी था, तो सिंस चाइना में ऑलरेडी वेस्टर्न्स यूरोपियंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, वहाँ पे उनका भी बाय दैट टाइम डोमिनेशन चल रहा था इन ट्रेड। तो जापान को लगा कि अब हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, अगर चाइना में अच्छा मतलब ट्रेड करना है तो हमें यूरोपियंस को हटाना होगा। तो ब्रिटेन ने भी जापान का जो इंटरेस्ट है चाइना पे इसको अपोज करने की कोशिश किया था। और इट वॉज क्लियर टू द जापानीज लीडर्स दैट मोर कुड बी गेन बाय कंसोलिडेटिंग एंड एक्सपैंडिंग इट्स पोजीशन ऑन द मेन लैंड दैन बाय कोऑपरेटिंग द वेस्टर्न पावर्स। मतलब जापान ने कोऑपरेट करना बंद कर दिया कि क्योंकि यहाँ पे दूसरे जो वेस्टर्न देश है वो कोऑपरेटिवली जापान के साथ चाइना के साथ ट्रेड कर रहा था। बट जो जापान है वो पूरे यूरोपियन को एक कॉम्पिटिटर मानने लगे। और फिर जापान ने एक्सेस पावर ज्वाइन कर लेता है क्योंकि उनका जो दुश्मन उनका जो कॉम्पिटिटर था वो यूरोपियंस था। और फिर दैट टाइम अगर हम देखें तो वर्ल्ड सिनेरियो में जर्मनी और इटली बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा था और उन लोगों का भी दुश्मन द एलाइड पावर जो कि ब्रिटेन फ्रांस ये सब थे। तो जापान ने क्या करता है कि बाय इन 1940 जापान ने एक पीस ट्रीटी साइन कर देता है, ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन कर देता है और ज्वाइन कर लेता है एक्सिस पावर में। और क्योंकि उन लोगों का सेम एनिमी होता है, तो यहाँ पे यूएस को ये बात अच्छा नहीं लगता, जापान का इतना एडवांस होना और वर्ल्ड मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनका पार्टिसिपेशन होना जापान को यूएस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो जापान इन रिटर्न फॉर हॉल्टिंग इट्स एडवांसमेंट, तो जापान बोलते हैं कि अगर मुझे मेरा पार्टिसिपेशन नहीं देना है तो यूएसए को भी जो चाइना है चाइना से निकलना होगा, तो जो यूएसए को भी पसंद नहीं आता है। और 7 दिसंबर 1941 में जापान तो इसी के चलते 1 दिसंबर 1941 में जापानीज़ इम्पीरियल जो है वो वॉर डिक्लेयर कर देता है अगेंस्ट यूएसए। और फिर 7 दिसंबर में जापान ने सरप्राइज अटैक कर लेता है पर्ल हार्बर में। और फिर जापान फिलीपींस हांगकांग ये सब एरिया कैप्चर कर लेता है, सिंगापुर इंडोनेशिया ये सब एरिया कैप्चर कर लेता है। नाउ मतलब जापान इज़ मतलब स्लोली ग्रेजुअली एक्सपैंडिंग इट्स इम्पीरियलिस्टिक आइडियाज़। तो जापान का जो ट्रूप्स है दे लैंडेड बर्मा ऑक्यूपाइड इन एंड वेर ऑल्सो प्रिपेयरिंग टू कम ओवर इंडिया तक उनका पहुंच मतलब हो रहा था। तो यहाँ पे जो पर्ल हार्बर में अटैक होना वाज अ वेरी शॉक टू
यूएस। और फिर 1945 में जापान भी खुद क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपैंड होना जापान का खुद का भी खर्चा हो रहा था, और मतलब वो भी पैसा और मैन दोनों ही लॉस कर रहा था। तो यूएस आफ्टर पर्ल हार्बर वाज डिटरमिन्ड टू क्रश जापान। अब यूएस को भी अच्छा नहीं लगता है कि वो पर्ल हार्बर, क्योंकि यूएस का पर्ल हार्बर जो है वो उसमें अटैक कर लेता है, तो यूएस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो जापान को मतलब क्रश करना, मतलब डिफीट करना, वो डिटरमिन हो जाता है, वो ठान लेता है। तो Allied forces now had landed on the very footstep of Japan and were within the bombing range. Since late 1944, the Allied forces constantly bombed Japanese cities. तो जापान में भी अब जो अलाइड फोर्सेस है, क्योंकि दैट टाइम जर्मनी और इटली तो ऑलरेडी डिफीट हो चुका था, तो यहाँ पे जो अलाइड फोर्सेस है उसका कमबैक हो रहा था वर्ल्ड सिनेरियो में। और फिर जापानीज़ को आगे बढ़ता देख जो जितना भी अलाइड फोर्सेस है उन्होंने भी बॉम्ब गिराना शुरू कर दिया, और फिर बाद में सरेंडर करने को बोलते हैं 1945 में जापान को। लेकिन जापान सरेंडर इजीली नहीं करते हैं। एंड इन 6 एंड 9 अगस्त एटम बॉम्ब गिरा दिया जाता है हिरोशिमा और नागासाकी में, जहाँ से मतलब जापान को मतलब बहुत ज़्यादा ही लॉस हो जाता है जापान को। तो इसीलिए जो जापान है वो उसको डिफीट एक्सेप्ट लास्ट में करना ही पड़ता है। 15 अगस्त 1945 को जापान जो है वो मतलब डिफीट एक्सेप्ट कर लेता है। तो जब जापान डिफीट कर लेता है तो यहाँ पे हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लेट 19th सेंचुरी है, और लेट 19th सेंचुरी से लेके 20th सेंचुरी का दैट इज़ 1945 तक, दैट वाज मार्क्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ द जापान। तो जो जापान जो है वो एक्सपैंड करता ही रहा। ये इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा सफरिंग, नॉट ओनली जो देश जो कोरिया जैसे जो देश जो जापान मतलब सफ़र किया, बट जापान के लोग भी यहाँ पे बाद में सफ़र करते हैं, और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन, इसका रिज़ल्ट जो है बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है। वो एशिया में भी डिस्ट्रक्शन होता है और जापान इट्सेल्फ में भी डिस्ट्रक्शन होता है। तो टू विच ऑल्सो रिजल्टेड इन जापानीज़ डीमिलिटराइजेशन, और जापान को डिफीट एक्सेप्ट करना पड़ा, डीमिलिटराइज होना पड़ा। तो इसका रिज़ल्ट यही निकला। तो इसका अच्छा जो रिज़ल्ट है वो नहीं हुआ जापान को। जो जापानीज़ इम्पीरियलिस्ट साम्राज्यवाद जो भावना है उसका रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, नॉट जस्ट फॉर जापान बट ऑल्सो फॉर अदर्स, क्योंकि जापान जो है वो बहुत रूथलेस था उनके विचारों में। व्हेन इट वाज एट इट्स पीक, जब जापान अपने पीक पोजीशन पे था तब बहुत ज़्यादा रूथलेस हुआ। तो जिसका रिज़ल्ट जापान के लिए भी बाद में अच्छा नहीं होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जापानीज़ इम्पीरियलिज्म। थैंक यू।